हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 3 में जो भी हमारे साथी हैं, तो जो हमारा प्रश्न पत्र है 305 पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसमें जो हमारी यूनिट 4 है इकाई 4, उसमें आज हम संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद जो हमारे टॉपिक लगे हुए हैं, आज हम इन आंदोलनों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। साथियों, इन टॉपिक पर चलने से पहले एक बार हम अपने सिलेबस को देखें। तो अगर आप डीयू एमए हिंदी साहित्य के तृतीय सेमेस्टर के सिलेबस में जो हमारा 305 प्रश्न पत्र है, तो इसमें आप देखिए, तो इसमें जो इकाई 4 है हमारी, यह हमारी पूर्ण रूप से अब कंप्लीट होने वाली है। वो किस प्रकार, मैंने शास्त्रवाद पर लेक्चर ले लिया है, स्वच्छंदतावाद पर भी टॉपिक हमने कर लिया। यथार्थवाद का जो टॉपिक है वो मैंने आपको, जो मैथ्यू अर्नोल्ड जी हैं, जो हमारे इकाई 2 में लगे हुए हैं, एक लेखक है हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड, तो उसमें जो उन्होंने यथार्थवाद और साहित्य का संबंध बताया है, इस टॉपिक को मैंने इसी जगह कवर कर लिया है, तो आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। साथ में हमने संरचनावाद, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न प्रारूप के फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या दे रहा हूँ, तो आप इन्हें, अगर अगर आपको इनसे कोई मदद मिलती है तो आप कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा, वह है संरचनावाद। ठीक है, तो संरचनावाद दोस्तों पढ़ने से पहले हमें इसकी पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं आपको कि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है या पाश्चात्य साहित्य शास्त्र है, उसकी शुरुआत यूनानी, जो यूनान से होती है। यूनान से होते हुए सबसे पहले जो हमारा आंदोलन होता है वो शास्त्रवाद चलता है। ठीक है, शास्त्रवाद होता है। शास्त्रवाद के केंद्र में मूलतः प्लेटो और अरस्तु रहते हैं। प्लेटो अरस्तु मुख्य रूप से इसमें रहते हैं। ठीक है, और कुछ संदर्भों में हमारे जो हॉरेस हैं ये भी रहते हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, वह है शास्त्रवाद के बाद नवशास्त्रवाद। ठीक है, तो नवशास्त्रवाद शास्त्रवाद से ही जुड़ा हुआ आंदोलन था। फिर इन दोनों के काउंटर में या इन दोनों के विरुद्ध में जो आता है वह आता है स्वच्छंदतावाद। ठीक है दोस्तों, तो स्वच्छंदतावाद आता है, और स्वच्छंदता का बाद के साथ साथ ही फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फिर आता है संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद, तो आज हम संरचनावाद पर बात करेंगे। अगर आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र में देखोगे तो इसमें आपको एक आधुनिकतावाद और एक उत्तर आधुनिकतावाद भी टॉपिक देखने को मिलेंगे, तो वो भी इन्हीं के समांतर चलते हैं। उनका भी क्रम इन्हीं के समांतर है, समकालीन है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं अभी जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम बात करते हैं संरचनावाद की। तो संरचनावाद में देखिए कि संरचनावाद अंग्रेजी शब्द स्ट्रक्चरलिज्म का हिंदी पर्याय है। ठीक है, संरचनावाद पाश्चात्य समीक्षा जगत से हिंदी में आया। यह 1960 के दशक के फ्रांस में विकसित बौद्धिक विश्लेषण एवं चिंतन की वह पद्धति है जिसे विश्व स्तर पर भाषाविदों, साहित्य समीक्षकों, दार्शनिकों, मनोविज्ञान शास्त्रियों तथा नृविज्ञान शास्त्रियों का उत्साहवर्धन समर्थन मिला। ठीक है, संरचनावाद को पद्धति के रूप में स्थापित करने का श्रेय स्विस भाषाविद फर्डिनेंड सस्योर को जाता है। सस्योर ने संरचनावाद का सिलसिलेवार ब्यौरा अपनी प्रसिद्ध कृति कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकाशन उनके मरणोपरांत उनके शिष्यों ने किया। ठीक है, तो जो संरचनावाद है इसके अगर केंद्र में आप देखोगे तो जिसको इस आंदोलन को स्थापित करने का या जो ये सिद्धांत है इसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है स्विस भाषाविद फर्डिनेंड सस्योर। ठीक है, और अगर आपको एक बात पता हो तो सेमेस्टर 3 में जो हमारा भाषा विज्ञान टॉपिक लगा हुआ था, तो भाषा विज्ञान के केंद्र में भी मुख्य रूप से कौन थे, तो वो हमारे सस्योर ही थे। ठीक है दोस्तों, तो ये वही सस्योर है। अब आगे देखिए कि यह आज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक बौद्धिक व्यवस्था या पद्धति है जिसकी व्याप्ति में जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, नृत्यशास्त्र, साहित्य आदि को समेटा जा सकता है।
हर वस्तु का एक अवयव होता है, उसके अपने घटक होते हैं, उन घटकों के पारस्परिक संबंध होते हैं। प्रत्येक घटक एक और दूसरे घटक से संबंध होता है, तो दूसरी ओर पूरे अवयवी के साथ। इसके विवेचन की एक पद्धति होती है, जिसे संरचनावाद का नाम दिया गया है। यानी संरचनावाद मुख्य रूप से क्या है? तो इसमें उन्होंने जो इसके जो सचिव हैं, उन्होंने इसकी विवेचना करते हुए कहा है कि हर वस्तु का एक अवयव होता है और उसके अपने-अपने घटक होते हैं। ठीक है? दोस्तों, इसमें अवयव से मान लीजिए कि वो कहना चाह रहे हैं कि हर एक वस्तु का अवयव होता है। अवयव मान लीजिए कोई शरीर, ठीक है? कि हर वस्तु का एक अपना शरीर होता है और उसके अपने घटक होते हैं, ठीक है? और उसके अपने घटक होते हैं। तो घटक से समझिए, जैसे हमारा शरीर है, अगर हम अपने शरीर हमारा पूरा अवयव हो गया और शरीर जिन भागों से मिलकर बना है, जैसे हाथ है, पैर है, मुँह है, सर है, तो ये चीज़ है, ये हमारे शरीर के घटक हैं, ठीक है? उन घटकों के पारस्परिक संबंध होते हैं। और अगर आप बात करोगे कि जो हमारे शरीरों के अंग हैं, उनका हमारे जो मानव पूरा शरीर है, उससे उनका संबंध है, पारस्परिक संबंध है, ठीक है? हर अंग का हर चीज़ से संबंध है। प्रत्येक घटक एक और दूसरे घटक से संबंध होता है। अगर आप बात करो तो हमारे अंगों में भी इस प्रकार से वो होता है, जैसे हमारा मस्तिष्क है, अगर हम कोई हमारा हाथ अगर कोई मूवमेंट करता है या हाथ पे कोई स्पर्श करता है, तो उसका संकेत हमारे मस्तिष्क में जाता है। तो उसी प्रकार प्रत्येक घटक एक दूसरे के घटक से संबंध होता है। तो दूसरी ओर पूरी अवयवी के साथ इसके विवेचन की एक पद्धति होती है, जिसे संरचनावाद कहते हैं, ठीक है? तो संरचनावाद को उन्होंने एक इसी पद्धति के बारे में परिभाषित किया है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिएगा कि सामान्य अर्थ में संरचना किसी भी वस्तु या घटक के विभिन्न घटकों के अलग-अलग बिखरे स्वरूप का नाम नहीं, बल्कि उनके समग्र सुसंगठित रूप का नाम है। अगर आप संरचनावाद की बात करोगे तो संरचना का मूल अर्थ क्या है? तो किसी वस्तु के अन्य अलग-अलग घटकों से नहीं है, बल्कि उनका समग्र रूप से अध्ययन करना है, समग्र रूप में देखना है। यह नियमों की एक सुसंबद्ध व्यवस्था है, जो अध्ययन विषय के विभिन्न घटकों को परस्पर संबंध करके देखती है। इसमें उस समग्र घटना के आधार रूप में लेकर उसके विभिन्न घटकों के क्रम विन्यास, पारस्परिक संबंधों तथा समग्र घटना की रचना में उनकी भूमिका का अध्ययन किया जाता है। जैसे भाषा, वाक्य, साहित्य, विधा या समग्र साहित्य या परिवार, समाज, मानव जाति, विशिष्ट संस्थाएं, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान, फैशन आदि सभी की अपनी एक संरचना होती है। संगठन की एक पद्धति होती है, जिसके अध्ययन विश्लेषण के माध्यम से उन्हें और उनकी क्रिया के नियमों को समझा जा सकता है। स्पष्ट है कि संरचनावाद कोई आंदोलन या अनुशासन नहीं, बल्कि एक अन्वेषण पद्धति है। यह किसी क्षेत्र विशेष के संबद्ध सामग्री को देखने और उसकी तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करने का एक नजरिया है। ठीक है? तो जो संरचनावाद है उसके बारे में कहा गया है कि यह कोई पद्धति या वह नहीं है, यानी संरचनावाद कोई आंदोलन या अनुशासन नहीं है, बल्कि यह एक पद्धति है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने संरचनावाद को आंदोलन के रूप में न देखते हुए एक पद्धति बताया है, और साथ ही उस पद्धति का जो काम है तो वो क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र में जो संबंध सामग्री है उसकी तर्क संगत व्याख्या को प्रस्तुत करना है इसका काम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि संरचनावाद पर रूस के रूपवादी चिंतन का प्रभाव माना जा सकता है। रूपवादी पद्धति में रूप को महत्व दिया जाता है, वस्तु को नहीं। तो अब अगर आप संरचनावाद पर बात करें तो इस पर लेखकों का ये भी मत है कि इस पर रूपवादी जो चिंतन है उसका भी फर्क पड़ा है या उसका भी प्रभाव देखा जा सकता है। तो सबसे पहले रूपवादी जो चिंतन है वह क्या है? तो रूपवादी पद्धति में रूप को महत्व दिया जाता है, वस्तु को नहीं। ठीक है, तो इस बात को आप इस प्रकार समझिए कि जो हमारे हिंदी साहित्य में अगर आप प्रगतिवाद की बात करोगे तो प्रगतिवाद के जो कवि हैं, जो प्रगतिवाद को मानते हैं, तो उनकी धारणा है कि साहित्य में सबसे पहले तो जो रूप और वस्तु है इसको आप समझिए। रूप मान लीजिए शैली, और जो वस्तु है वह है उसके भाव या विशेषताएं। ठीक है, तो जो प्रगतिवाद के हमारे कवि हैं उनका जो लेखक है उनकी सीधी बात रहती है कि हमें जो शैली है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ जो हमारे विचार है या हमारा दर्शन है वही हमारे मुख्य रूप से जो लोगों के बीच है वह जानना चाहिए। ठीक है, तो यही रूपवादी चिंतन है कि उसमें रूप को महत्व दिया जाता है, वस्तु को नहीं। उसके अनुसार रूप ही कृति को आकार तथा अस्तित्व देता है। वह भाषा, बिंब योजना, छंद, अर्थ, कथानक रूढ़ियां आदि में निहित होता है, जबकि संरचनावाद में उसका समग्रता की अवधारणा के अनुरूप ही
रूप को उस वस्तु से भिन्न नहीं माना जाता, क्योंकि वस्तु ही रूप के माध्यम से व्यक्त होती है। तो संरचनावाद ने एक तरीके से रूपवादी जो चिंतन है रूस का, तो उससे किस प्रकार अलग किया है, तो उन्होंने उसका जो सिद्धांत है उसे तो लिया है, लेकिन उसमें बदलाव क्या किया है कि उन्होंने जो संरचना, जो वस्तु का रूप है उसको भी उसमें शामिल किया हुआ है। ठीक है, इसमें विभिन्न घटकों के अलग अलग विश्लेषण के स्थान पर उनके आपसी संबंधों और उनके माध्यम से स्पष्ट होने वाले नियमों का अध्ययन किया जाता है। संरचनावाद पर वांट तथा फुको के अतिरिक्त विभिन्न विज्ञानों तथा विचारधाराओं से संबंध अनेक विद्वानों का भी प्रभाव पड़ा है। आगे देखिए कि परिणाम स्वरूप उनकी विचारधाराओं की टकराहट और समंजन से संरचनावादी विचारधारा में परिवर्तन तथा विकास होता रहा। संरचनावादियों के लिए अध्ययन की प्राथमिक इकाई भाषा होती है। सबसे पहली विशेषता क्या है इनकी संरचनावादियों की, तो वो समझिए कि जो संरचनावादी जो आलोचक हैं या जो दृष्टिकोण रखते हैं विद्वान, तो सबसे पहले अगर वो किसी चीज का अध्ययन करेंगे साहित्य में, तो सबसे पहले उनकी प्राथमिक इकाई होगी वह होगी भाषा। तो सस्यूर ने सबसे पहले भाषा पर ही जोर दिया था, अगर आपको पता हो तो। सामान्य भाषा की तरह ही साहित्य भी संकेतों की एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था ही संरचना है। यह संरचना ही साहित्य की सामान्य संहिता है, जिसके अंतर्गत वे नियम और परंपराएं आती हैं जो सभी साहित्य रचनाओं पर लागू होती हैं और जिन पर सभी पाठ निर्भर करते हैं। इस प्रकार साहित्य सृजन स्वायत्त नहीं होता, बल्कि एक संहिता के अधीन होता है। यह संहिता या अखिल परंपरा परंपरा सृजक की नहीं, पाठक के मन में भी स्थित होती है, और यह भी कि किसी कृति के सृजन की ही नहीं, उसने उसने पढ़ने और समझने की भी क्षमता जगाती है। यह संहिता इतनी व्यापक होती है कि साहित्य के तमाम विविध रूपों को समेट सके। समग्र साहित्य के लक्षण, रूप, सामान्य सिद्धांत इसी संहिता में निहित होते हैं और संरचनावादी विश्लेषण इन्हें सिद्धांतों का अन्वेषण करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पैरा का सार यह है, तो समझिए कि जैसे कोई भी रचना अगर हम कर रहे हैं, तो उस रचना को पढ़ने से पाठक पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, पाठक के भी मन में नए विचारों का भाव उत्पन्न होते हैं। तो अगर कोई रचना इस प्रकार से लिखी गई है, तो वह संरचनावाद के हिसाब से सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसके संरचनावाद की विशेषताएं क्या है। तो संरचना के स्वरूप की विशेषताएं, कोई भी वैचारिक अवधारणात्मक व्यवस्था संरचना होती है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो उन्होंने किन विशेषताओं की बात की है, तो सबसे पहली विशेषता है वह है पूर्णता। ठीक है, तो पूर्णता को वो किस प्रकार देखते हैं कि साहित्यिक कृति केवल घटकों का एकत्रित रूप नहीं होती, वे घटक कुछ विशेष नियमों तथा व्यवस्थाओं के तहत परस्पर परस्पर संश्लिष्ट होकर एक पूर्ण वस्तु के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वह पूर्ण वस्तु या समग्र संगठन की संरचना है। यानी ये लोग कहते हैं कि अगर कोई साहित्यिक कृति है, तो उसे आप अलग अलग घटकों में व्यवस्थित मत कीजिए। वो अलग अलग उस कृति के अलग अलग घटक बेशक हो सकते हैं, लेकिन उन घटकों का एक अलग नियम है, अलग उनकी व्यवस्था है, वो संश्लिष्ट है, यानी वो ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप उसी प्रकार से उस वस्तु को देखिए। ठीक है, यानी वस्तु को पूर्णता में देखने का विश्वास करते हैं, न कि खंड से। ठीक है, फिर है स्वायत्तता एवं स्वनिष्ठा। संरचनावादी दृष्टि के अनुसार संरचनावादी दृष्टि के अनुसार किसी कृति की संरचना बाह्य तत्वों पर निर्भर नहीं होती, वह अपने घटकों को स्वयं जन्म देती और व्यवस्थाबद्ध करती है। उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति स्वयं अपने ही ऊपर निर्भर है। अर्थात संरचनावाद ने साहित्य के लिए साहित्य से इतर प्रतिमानों के खिलाफ नारा बुलंद किया था। साहित्य के अध्ययन में जब समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक आदि दृष्टियों का प्रयोग होने लगा था, तो विचारकों के एक वर्ग ने यह अनुभव किया कि उस स्थिति में लालित रचना के अपने नियम तथा कृति की कला से संबंध दृष्टि बिल्कुल की पृष्ठभूमि में चली गई थी। कलावाद, रूपवाद, नई समीक्षा आदि विचारधाराओं ने इसी एकांगिता का विरोध किया था। संरचनावाद ने भी बाह्य तत्वों से ध्यान हटाकर क्रांति की समीक्षा को मात्र कृति की संरचना में केंद्रित कर लिया था। इसी क्रम में उसने कृति को पूर्णतः स्वायत्त एवं स्वनिष्ठ माना, बाह्य तत्वों पर निर्भर नहीं। यानी अब इस पॉइंट को समझिए। ये पॉइंट क्या है कि स्वायत्तता एवं स्वनिष्ठा, यानी अगर कोई लेखक रचना कर रहा है,
तो उसमें लेखक के अपने भी विचार होंगे। तो उन विचारों पर बाहरी जो प्रभाव है, जैसे अगर कोई रचना रची जाती है, तो उसमें बाहरी जो विचार हैं वो तो महत्वपूर्ण होंगे ही। यानी लेखक ने अगर कोई समाज से कोई मुद्दा उठाया है, उसको लेकर वो चल रहा है। तो पाश्चात्य में तो तब क्रांति थी, जो क्रांतियाँ हो रही थीं, तो उन्हीं के माध्यम से उन्होंने अपने साहित्य में निरूपण किया है। तो वो कहते हैं कि अगर आप लेखक इस बात से प्रेरित हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी एक स्वायत्तता है, यानी लेखक की जो स्वनिष्ठा है, लेखक खुद भी अपना विचार तो कुछ दे रहा होगा उसमें, तो आप उसे भी पूर्णतः देखिए, ना कि अलग करके, ठीक है? फिर है सार्वभौमिकता। तो सार्वभौमिकता को देखिए, तीसरा बिंदु है कि संरचनावादी समीक्षा जब किसी कृति की संरचना पर विचार करती है, तो उसकी दृष्टि मात्र उस विशिष्ट कृति तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने मूल रूप में संरचना सार्वभौतिक होती है। अलग-अलग कृतियों उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। इस प्रकार संरचनावादी समीक्षा केवल आलोच्य कृति के समग्र अध्ययन तक सीमित न रहकर कृतिकार की समस्त रचनाओं की ओर बढ़ती है और क्रमशः उस विधा के, उस युग के और फिर विभिन्न कालों के संपूर्ण साहित्य के अध्ययन को समेटकर उन सार्वभौम नियमों का संघान करने की चेष्टा करती है, जो समस्त साहित्यिक कृतियों की संरचना को साधित करते हैं। ये वे मूल तत्व होते हैं जो तमाम वैविध्य के बावजूद विभिन्न साहित्यिक रचनाओं में समान रूप से पाए जाते हैं और साहित्य को भाषा की अन्य प्रकृतियों से अन्य करके दिखलाते हैं। नेक्स्ट है गतिशीलता। तो गतिशीलता में देखिए कि संरचना को अनुशासित करने वाले नियम जड़ और अपरिवर्तनशील नहीं होते, उनका निरंतर विकास होता रहता है और समय, स्थिति तथा आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन आता रहता है। यानी जो संरचना के नियम हैं, वो एक प्रकार से स्थिर नहीं होते, वो समय काल के हिसाब से अपने के किस समय में क्या परिस्थिति रही है, उनकी आवश्यकता क्या रही है, तो उनके हिसाब से उनमें इतना लचीलापन तो होना चाहिए कि वो उस हिसाब से अपना रूप ग्रहण कर सकें, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए कि इस प्रकार संरचनावादी समीक्षा पद्धति का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि साहित्य को इस पद्धति ने यद्यपि भाषिक संरचना माना है, किंतु यह संरचना कृति के बाह्य स्तर पर नहीं बल्कि आभ्यंतर स्तर पर स्थित होती है। कृति के अभिप्राय को समझने के लिए आलोचक को सतह से नीचे बैठकर आभ्यंतर स्तरीय संरचना का भी विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वही कृति की आधारभूत संरचना है। इस प्रकार संरचनावाद कथ्य का निषेध नहीं करता, पर साथ ही यह संरचना को कथ्य का वहन करने वाला पात्र भी नहीं मानता, क्योंकि ऐसा करने से कृति का अभ्यंतर स्तर प्रमुख हो जाएगा, जबकि संरचनावाद दोनों को समान महत्व देता है। ठीक है? तो इसमें बस देखिए, इसमें कहा गया है कि जो किसी कृति की भाषिक संरचना है और कथ्य है, उन दोनों को आप अलग-अलग नहीं, दोनों को समान महत्व दीजिए। अगर भाषिक संरचना भी ज़रूरी है, तो उसका कथ्य को आपने किस प्रकार लिखा है, किस प्रकार उसे संजोया है, उसका भी महत्व है। ठीक है? साहित्यिक पाठ में दोनों समान रूप से अनुवर्तित होते हैं। संरचनावाद कृति की स्वउद्देश्यता का भी निषेध करता है। बार्थे के अनुसार लेखक का सरोकार विश्व से नहीं बल्कि शब्द से होता है। वह शब्द से कथन आरंभ करता है और उसमें अर्थ भरता है। उसे क्या कहना है यह वह पहले से तय नहीं करता। यह इस प्रतिबंध से मुक्त होकर रचना करता है। उसकी रचना उद्देश्य रहित होती है। ठीक है? अब नेक्स्ट देखिएगा कि संरचनावादी पद्धति के अनुसार कृति की श्रेष्ठता बाहरी तथ्यों से नहीं बल्कि संरचना के आधार पर परखी जाती है। इनकी दृष्टिकोण के अनुसार शेक्सपियर एवं ब्रिख्त के नाटकों और बाजारू जासूसी उपन्यासों में कोई महत्व का अंतर नहीं, क्योंकि महत्व रचना की अंतर्वस्तु का नहीं बल्कि इस कथ्य का है कि उसमें संरचना के विभिन्न तत्व किस प्रकार सुसंबद्ध भाव से जुड़कर अपेक्षित अर्थ दे पाते हैं। अब देखिए मुख्य विवाद यहाँ पर किस प्रकार आता है और संरचनावाद के अंदर से ही उत्तर संरचनावाद का उदय किस प्रकार होता है, तो उनके लिए ये लाइनें महत्वपूर्ण हैं। तो इन पंक्तियों को समझिए। इसमें कहा गया है कि अगर कोई नाटक या अगर कोई लेखक रचना कर रहा है, तो उसमें हम बाहरी क्या जो उसका बाहरी है, बाहरी तथ्यों से इन्हें कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो अंदर क्या है, हम सिर्फ उसी फॉर्म को देखेंगे। यानी अंदर रचना के अंदर कैसा फॉर्म है और लेखक ने अपने विचारों को किस प्रकार गुंफित किया है, उसने किस प्रकार के, जैसे अगर कोई उपन्यास है, तो उपन्यास में उसने जो कथानक लिया हुआ है, वो जुड़ा हुआ है या बिखरा हुआ है,
पात्रों का उसने सही अंकन किया है, तो वो सिर्फ उसी बात को देखते हैं, बाहर की बातों को नहीं देखते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि शेक्सपियर और जो ब्रेख्त के नाटक हैं और साथ ही जो जासूसी बाजारी जो उपन्यास होते हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं माना और साथ ही उन दोनों को समान रूप से इन्होंने देखा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह पद्धति लेखक का आत्म तथा रचना दोनों को एक दूसरे से स्वतंत्र मानती है। वह रचना को लेखक की आत्मा अभिव्यक्ति नहीं मानती, बल्कि उनका मानना है कि लेखक सोच समझकर किसी सांचे के अनुसार रचना को नहीं गढ़ता, बल्कि उसकी रचना सहज स्वायत्त रूप से एक संरचना में दल जाती है, जिसका अन्वेषण आलोचक करता है। इसके साथ ही इस पद्धति में पाठक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि साहित्य का पठन भी संरचना के साथ जुड़ा है। इस प्रकार रचनाकार, आलोचक और पाठक तीनों ही कृति की संरचना के प्रभाव में होते हैं। ठीक है। और एक बात और इनकी विशेष महत्वपूर्णता है, विशेष महत्वपूर्ण बात है, वह क्या है, तो ये पंक्तियां देखिए कि इसके साथ ही पद्धति में पाठक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी इन्होंने अगर कोई कृति है तो उसमें पाठक की भी भूमिका को इन्होंने एक प्रकार के संजोया है, क्योंकि जो पाठक होता है वह साहित्य का पठन भी संरचना के साथ जुड़ा है। इस प्रकार इन्होंने तीनों को लिया हुआ है, रचनाकार, आलोचक और पाठक, तीनों को रचना से जोड़कर देखा है। ठीक है। अब देखिए संरचनावाद पर लगने वाले प्रमुख जो आक्षेप हैं वह क्या है और किन लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, तो उसे देखिए कि संरचनावाद की इन मूलभूत मान्यताओं का विरोध हुआ। यह विरोध मार्क्सवादियों, अस्तित्ववादियों और अन्य मानवतावादी चिंतकों, विचारकों और आलोचकों ने किया। फिर सन 60 के बाद संरचनावादी चिंतन का भी विकास हुआ और इसी संरचनावाद के भीतर से उत्तर संरचनावाद का जो उत्तर संरचनावाद है वह पैदा हुआ, जिसमें रोला बार्थ, मिशेल फूको और जॉक देरेदा इस उत्तर संरचनावाद के प्रमुख पैरोकार माने जाते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से आक्षेप हैं जो उन लोगों ने लगाए, तो उसको देखिए कि संरचनावाद को सस्यूर नियमों की अमूर्त व्यवस्था माना है। यानी जो संरचनावाद है उसमें सस्यूर है, उन्होंने नियमों की अमूर्त व्यवस्था को माना है। संरचनावाद भी अपने आप में एक मिनट दोस्तों, लैपटॉप चार्ज मैं लगाना ही भूल जाता हूँ। तो देखिए कि संरचनावाद भी अपने आप में एक अमूर्त और जटिल प्रत्यय है और इससे जुड़ी पद्धति पर भी अस्पष्टता तथा जटिलता का आरोप लगा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस पर समाज विमुख तथा यथार्थ प्रमुख भी आरोप है, क्योंकि साहित्य की स्वायत्तता तथा साहित्यिकता के नाम पर यह रचनाकार के मानस, उसके जीवन, समकालीन समाज, इतिहास, दर्शन सभी को उपेक्षा करके अपने आप को केवल कृति तक सीमित कर लेती है। यानी जो संरचनावाद है उस पर मुख्य रूप से आरोप यह है कि अगर कोई रचनाकार रचना कर रहा है तो भाई रचनाकार रचना करेगा तो उसमें सिर्फ वो कृति तक ही अपने को सीमित नहीं रखेगा, उस कृति में वो अपने जो जो समकाल में जो समाज में उसके क्या चल रहा है, किन विचारों, कौन से विचार चल रहे हैं, क्या दर्शन चल रहा है और लोगों के विचार क्या हैं, उनका भी तो वो देखेगा, उनको भी तो इसमें लेगा कृति में। तो कृति की अंतर वस्तु का इसके लिए महत्व नहीं है। आगे चलकर विद्वानों ने संरचना में शब्द तथा अर्थ को समान महत्व दिया, फिर भी संरचना का आरंभ शब्द से ही माना गया, अर्थ से नहीं, क्योंकि यहाँ संरचना का तथा शब्द का स्थान पहले आता है और यथार्थ से जुड़े अर्थ का बाद में। इसीलिए एक ओर तो यह पहले से तय संरचनाओं को यथार्थ पर आरोपित करती है और दूसरी ओर शब्द या भाषा को यथार्थ से स्वायत्त और स्वतंत्र स्थान देती है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिंदु क्या है कि यह इतिहास, विकास, परिवर्तन तथा क्रांति की धारणाओं को मान्यता नहीं देती और इन्हें मात्र सतही स्तर की चीजें मानती है। इसीलिए यह प्राचीन तथा नवीन के द्वंद्व को भी रचना कर्म के संदर्भ में सार्थक नहीं मानती है। ठीक है। तो वही बात है कि जो अगर समकालीन विचारों को ही आप नहीं रखोगे तो फिर उसका महत्व नहीं होगा, क्योंकि पाठक भी तो समकालीनता से जुड़ा है। अब नेक्स्ट देखिए इसकी जो सकारात्मक विशेषताएं वो क्या रही हैं, क्योंकि अगर कोई भी आंदोलन हो, कोई भी पद्धति हो, कोई भी सिद्धांत हो, तो उसकी विशेषताएं पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी। तो अब जो सकारात्मक विशेषता है उनको देखिए, तो उनमें है पहली कि इस पद्धति ने समीक्षा को कृति से इतर तत्वों से हटाकर मुख्यतः समीक्ष कृति पर केंद्रित और एक कृति के माध्यम से इसने समस्त साहित्य के मूल आधार की पहचान की चेष्टा की। नेक्स्ट है
कि समीक्षा को कोरे प्रभाववाद या भाववाद से अलग करके इसने आलोचक में मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टि को प्रोत्साहन किया। साहित्यिकता को विशिष्ट भाषा संरचना से जोड़कर इसने एक वस्तुगत वैज्ञानिक आधार दिया। नेक्स्ट है कि कृति के भाषिक पक्ष के महत्व को रेखांकित किया। रचना में केवल काव्य सत्य के स्थान पर इसने भाषिक पद्धति और सुसंगत के अध्ययन को आवश्यक माना। जिस समय आदर्शवादी या यथार्थवादी मूल्यों पर बल के कारण कृति में कथ्य का महत्व बढ़ गया था और शिल्प गौण हो गया था, उस समय समीक्षा में पाठ के महत्व पर बल देते हुए इसने कृति के विभिन्न तत्वों की अनुमति, सुसंगति तथा सुगठन की आवश्यकता को दिखलाया। इसी क्रम में इसने रचना की भाषा और कथन की प्रस्तुति के स्वरूप पर भी बल दिया। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका सकारात्मक पहलू है वह क्या है कि संरचनावादी समीक्षा पद्धति में रचना के साथ ही उसके आस्वाद पर भी बल दिया गया। साहित्यिक पठन को भी संरचना की एक प्रक्रिया मानते हुए इसने कृति के आस्वाद में पाठक की भूमिका को भी महत्व दिया। यह समीक्षा उन मानसिक क्रियाओं का भी अन्वेषण करती है जो पाठक के अंदर निष्पन्न होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह समीक्षा पद्धति देश और काल से निरपेक्ष होकर रचना की अनिवार्य आंतरिक संरचना का अन्वेषण करती है। अतः यह समीक्षा के ऐसे मान सामने रखने का प्रयास करती है जो कालातीत हों, जिनके माध्यम से किसी भी देश, काल या विधा की रचना का मूल्यांकन हो सके। ठीक है। तो अंत में हम निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष देखिए कि इस तरह हम कह सकते हैं कि संरचनावाद शुद्ध साहित्य सिद्धांत नहीं है, यह व्यापक सिद्धांत है जो अन्य अनुशासकों के साथ साथ साहित्य पर भी लागू हो सकता है। आलोचकों और विचारकों ने साहित्य की संरचनावादी व्याख्या की है। इससे साहित्य को भी नए ढंग से पढ़ने समझने की दृष्टि मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने संरचनावाद को समझा। तो आई होप दोस्तों, मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ कि संरचनावाद से अगर जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा या इस पर टिप्पणी आएगी तो उसके लिए आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। और ये आंसर मैंने अपने हिसाब से लिखा है, तो देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद की। ठीक है, यानी संरचनावाद से जुड़ा हुआ टॉपिक ये है हमारा उत्तर संरचनावाद। तो इसमें क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है, अब हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर संरचनावाद पर देखिए कि उत्तर संरचनावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लिए प्रयुक्त होता है। यह संरचनावाद का अगला चरण है, परंतु इन दोनों को उस तरह नहीं अलगाया जा सकता जिस तरह आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद को। यानी मैंने बताया अभी आपको कि आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद भी ये समकालीन ही आंदोलन चल रहे थे, तो इन दोनों को उस प्रकार अलग नहीं किया जा सकता। और जो उत्तर संरचनावाद है वो संरचनावाद का ही नव संस्करण है, यानी उसी का एक न्यू संस्करण मान लीजिए। ठीक है। वस्तुतः 1970 के दशक में ही ऐसी अनेक आलोचनात्मक प्रवृत्तियां उदित हुई थी जिन्होंने संरचनावाद के भाषा और लक्षण विज्ञान पर 2 दशकों से चले आ रहे वर्चस्व को समाप्त कर दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि नव संरचनावाद के आगमन की औपचारिक घोषणा 1966 में की गई, जब जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने फ्रांसीसी दार्शनिक जैक्स देरेदा को एक संगोष्ठी में आमंत्रित किया। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि उत्तर संरचनावाद है, उसका उदय कैसे होता है, उसकी घोषणा या स्थापित करने वाले कौन है। तो वह है कि नव संरचनावाद के आगमन की औपचारिक घोषणा 1966 में होती है। ठीक है। और कब होती है, जब जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने फ्रांसीसी दार्शनिक जैक्स देरेदा, ठीक है, तो इसके मूल में कौन है, तो इसके मूल में है देरेदा, को एक संगोष्ठी में आमंत्रित किया। उनका पर्चा स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंस था, जो उनकी पुस्तक रिटन एंड डिफरेंस 1978 में शामिल है। इस तरह देरेदा के चिंतन परक लेखन ने संरचनावाद का वर्चस्व कम किया और उत्तर संरचनावाद की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए। तो ये तो हमने ये उत्तर संरचनावाद का उदय जाना कि इसकी पृष्ठभूमि, इसका उदय किस प्रकार से होता है और इसके जो स्थापना का श्रेय है वो किसे दिया जाता है, तो ये हम देखते हैं। अब हम आते हैं इसके मेन पर। तो जिस समय समाजशास्त्र और इतिहास के क्षेत्र में मिशेल फूको ने विचार की प्रकृति और इतिहास की अवधारणाओं को बदला, जॉन लॉक
यहाँ पर सॉरी दोस्तों जॉन लॉक हुआ। जॉन लॉक ने मनोविश्लेषण के क्षेत्र में संस्कृति के निर्माण और बोध के तरीके बदले, तब माना जाता है कि एक नया व्याख्यावाद उत्पादित हुआ। इसके पीछे इसके पीछे कारण के रूप में जोक देरेदा के विखंडनवाद की पद्धति को देखा जाता है। दोस्तों हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जो हमारा उत्तर संरचनावाद है उसमें जो जोक देरेदा का एक जो सिद्धांत है विखंडनवाद, इसको भी इसमें मूल रूप से माना गया है। ठीक है, जिसने न केवल साहित्यिक समीक्षा पर ही असर डाला बल्कि भाषा और दर्शन की प्रश्नोत्तरी को भी बदल डाला। इसी क्रम में उत्तर संरचनावाद भाषा के क्षेत्र में निजता, तादात्म्य और अर्थ के पुराने प्रतिमानों को खंडित करता हुआ आया। यह केवल एक पद्धति की तरह न आकर एक दार्शनिक विचार की तरह आया। यह विचार के रूप में फ्रांस में 7वें-8वें दशक में विकसित हुआ और आज विश्व के बौद्धिक वातावरण का निर्णायक स्वर है, जो उत्तर से उत्तर संरचना विकसित करने में सहायक है। यूरोप के मौजूदा चिंतन पर इसकी गहरी छाप है। इसे उत्तर औद्योगिक युग की रणनीति भी कहा जा सकता है और विखंडन भी। संरचनावाद आधुनिक राज्य सत्ता एवं समाज का पूर्णतम रूपवाद था, और जबकि उत्तर संरचनावाद उत्तर आधुनिक समय का उत्पाद है। इसीलिए वह एक विराट विराट विखंडन में ही स्वयं को सिद्ध करता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर संरचनावाद की विशेषताएं क्या हैं, तो उन्हें भी आप देख लीजिए। उत्तर संरचनावादी शब्द के स्थान पर शब्दों के बीच के रिक्त स्थानों को भी अर्थपूर्ण मानते हैं और उन्हें भी भाषा वाणी का अंग मानने की सलाह देते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है कि जो उत्तर संरचनावादी लेखक हैं, वो शब्द के स्थान पर शब्दों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे भी मानते हैं। जिसे हम एक प्रकार से कहते हैं कि रिटन बिटवीन लाइन्स, यानी जो लाइनों के बीच में है उसे भी पढ़िए, वो भी पढ़ने का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर संरचनावादी भाषा पाठों के निश्चय, व्यक्त और संगति को अर्थों के सरलीकरण से जोड़ते हैं। अतः वे भाषा पाठों में प्रयोगशीलता या खेल भाव को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि उत्तर संरचनावाद में सिद्धांत की जगह गौण विमर्श पर अधिक बल दिया जाता है। वर्चस्ववादी इतिहास के स्थान पर उत्तर संरचनावाद वाले इतिहास के जन वंशावली जीनियोलॉजिकल वाले रूपों को ग्रहण करने की सलाह देते हैं। लिखित इतिहास राजनीतिक वर्चस्व के इतिहास होते हैं, अतः उत्तर संरचनावादी उस वास्तविक इतिहास को खोजने और ग्रहण करने का सवाल उठाते हैं जो जन स्मृतियों में जीवित होता है। यानी जो उत्तर संरचनावाद है वो एक प्रकार से यह भी कहता है कि आप सिर्फ उस इतिहास को या उस समाज को मत देखिए जो किताबों में है या सिर्फ विचारों में है, साथ ही आप उसे उसमें भी देखिए जो जनमानस है, उसके विचारों में इतिहास किस प्रकार है या उनके हिसाब से इतिहास को किस प्रकार देखा गया है, हमें वह दृष्टिकोण भी देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि समाज का विचाराधात्मक नियोजन संरचनावादी सिद्धांत का प्रयोजन था, जबकि उत्तर संरचनावादी विचारधारा के स्थान पर अर्थ मीमांसा नियोजन की बात करते हैं। यानी जो संरचनावादी है वह सिद्धांत को मुख्य रूप से मानते हैं, और साथ साथ ही जो उत्तर संरचनावादी है वह जो विचारधारा है उसके अर्थ क्या है, उसकी अर्थ मीमांसीय दृष्टिकोण क्या है, उसका भी विवेचन करते हैं। नेक्स्ट है कि इतिहास में कालक्रमिक तारतम्य को महत्व दिया जाता है। संरचनावादी इस इतिहास को मानते रहे हैं, परंतु उत्तर संरचनावादी तात्कालिक इतिहास की बात करते हैं, यानी उस वर्तमान में स्थित इतिहास की जो अतीत का जीवंत इस्तेमाल करते हैं। इसे समसामयिक इतिहास बोध भी कहा जाता है। अब देखिए, जो उत्तर संरचनावादी लेखक थे उनका एक दृष्टिकोण इस प्रकार था कि वह इतिहास को सिर्फ इतिहास की ही दृष्टि से देखते थे। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझना है तो उसके लिए आपको इतिहास और वर्तमान दोनों को समझना पड़ेगा। अगर वर्तमान में कोई घटना हो रही है, कोई परिस्थितियां होंगी, तो उसके पीछे और भी तो कारण रहे होंगे। इतिहास में क्या कारण रहे हैं, उनका हमें सतत रूप से उनका वो अध्ययन है वो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि उत्तर संरचनावाद में अर्थों के स्थितिजन्य रूप पर अधिक जोर दिया जाता है। उनके निर्धारित रूपों पर उत्तर संरचनावादी भाषा पाठों में अर्थों की जटिलता, बहुलता और सापेक्षिकता को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तर संरचनावाद न तो निरा वैज्ञानिक सिद्धांत है और न निरा अमूर्त भाववाद या आदर्शवाद, वह इन दोनों के बीच मौजूद रहता है।
इसे कुछ लोग अस्तित्ववाद के अनुभववादी सिद्धांत का विस्तार भी मानते हैं, क्योंकि ठोस भाषा पाठों पर आधारित होने के बावजूद इसकी जटिलताएं मानव चित्त से जुड़ी रहती हैं। मानव चित्त को भी उत्तर संरचनावादी अपने विमर्श में शामिल करते हैं। अतः उनके यहाँ संरचनावाद का विचारात्मक इतिहास एक नई शक्ल में ढल जाता है, जिसे मनो इतिहास साइको हिस्ट्री का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये बिंदु रही। इसकी विशेषताएं उत्तर संरचनावाद की क्या है, उनकी हमने चर्चा की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसका एक और थोड़ा सा वर्णन देखिए कि सस्सूर के संरचनावाद में भाषा अर्थ का भेदक संजाल है। ध्वनि और बोध का भेद शब्दों को अलग करता है। भेदों की संरचना पर भाषा निर्भर है। संरचनात्मक होने के कारण भाषा अपने असीम अर्थ करती है। सस्सूर ने भाषा की आम व्यवस्था लौंग लांग और भाषा के स्वतंत्र भाग परोल में भेद किया। इसका असर सांस्कृतिक चिंतन पर पड़ा। भाषा विज्ञान ने लगभग हर मानव विज्ञान को समझने का दावा किया। देरिदा ने यही इसकी सीमा की ओर इशारा किया है। सस्सूर ने बाकू और लिखित के द्वैतवाद को निम्नलिखित इन्होंने अंतर्विरोधी पाया। सस्सूर की भाषा के बीच वाचक को भूमिका अत्यंत केंद्रीय रहती है। परोल यानी स्वतंत्र वाक करने वाला प्रमुखता पाता है। यह वाचक का पुराना लेखक है। नेक्स्ट है कि देरेदा ने इसे संरचनावाद का अंदरूनी रोग माना है। सस्सूर ने संरचना को उस बिंदु तक पहुंचाया जहां वो अपनी संरचना में कैद हो गई। यानी जो संरचनावाद है उसमें सस्सूर ही उसके मेन है। तो उन्होंने जो रचना है उसको वहां तक कैद कर दिया है कि उससे आगे उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। उसने भाषा की बात करते करते भाषा को ही दबा दिया। संरचनावाद एक अवधारणा थी जो बहुत जल्दी एक निश्चित पद्धति में बदल जाती थी, जो पाठ के अनिश्चित तत्वों को छोड़कर पाठ को एक सकल योजना में बदल देती थी। इस खतरे से बचने के लिए देरेदा एक हरी समीक्षा पद नहीं मानते। वे पार्थक्य या भेद पर जोर देते हैं। यही चीज उनकी मान्यता को अवधारणा या बंद सिद्धांत बनने से रोकती है। वह अंतिम पाठ के अंतिम अर्थ मूलतः लेखक को ही नष्ट कर देता है। वे लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं, जो अपने भीतर निहित ज्ञान को दबाने वाला है। विखंडन इस लेखन की कैद में दबे रहे अर्थ को मुक्त देता है। उनके अनुसार पाठ के बाहर कुछ नहीं। तो नेक्स्ट धारणा क्या है देरिदा की, कि देरिदा मानते हैं कि अब भी संरचनावाद में कैद है। देरिदा मानते हैं कि अब भी संरचनावाद में कैद है। विखंडन उसके बिना संभव नहीं। हम कह सकते हैं कि उत्तर संरचनावादी प्रवृत्ति के लिए हमेशा संरचना चाहिए। विखंडन साहित्य की उत्तर आधुनिक स्थिति है। विखंडन से साहित्य सिद्धांतिकी नामक विधा भी आरंभ होती है। एकमात्र उत्तर आलोचना की विधा है जो दुनिया को देखने पढ़ने की एकमात्र उत्तर आधुनिक विधा है। विखंडन उत्तर संरचना का पर्याय नहीं है, यह एक रणनीति है जो उत्तर संरचनावाद को भी विखंडित करती है। विखंडन का उत्स पाठ में है। यहाँ पाठ के पाठक और पढ़ने की क्रिया पर जोर है। यहीं से लेखन, एक मिनट दोस्तों, पानी पी लो थोड़ा। हाँ तो दोस्तों, हाँ यहाँ तक हमने कर लिया था। पाठक लेखक के नायकत्व के मुकाबले एक प्रतिनायक बन जाता है। पाठक का यह नवा अवतार संरचनावाद ने शुरू कर दिया था।
क्योंकि पाठक के बिना लेखन की मुक्ति नहीं है। वार्थ ने इस तरह की उत्तर संरचना शुरू की, देरेदा ने उसे चरम पर पहुंचाया। यहीं से स्त्रीवादी पाठ का आरंभ हुआ, जो बाद में उत्तर संरचनावाद का एक अंग बना। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर अगर आप वो उत्तर संरचना की बात करोगे तो उसमें जो स्त्रीवादी चिंतन है ये भी मुख्य रूप से यहीं से स्टार्ट होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि औरत की तरह पढ़ना, यानी जो स्त्रीवादी है उन्होंने क्या किया कि औरत की तरह पढ़ना, यह उत्तर संरचनावाद का एक नितांत विखंडनात्मक तत्व है। स्त्रीवादी समीक्षा इसी दृष्टि का फल है, जो उत्तर संरचनावाद का एक प्रमुख औजार है, जिसने अनुभव की संपूर्णता को लेखक से हटाकर पाठक के पाठ में केंद्रित कर दिया। अब तक के आलोचना मर्द लेखन के विचार को ही सबके लिए समान हित वाला मानकर चलती रही। उत्तर संरचनावादी औरत के पाठ ने इस अवधारणा को खत्म कर दिया। स्त्रीवादी समीक्षा और पाठ के बाद साहित्य के पाठ की अवधारणा बदल गई। अभी तक समीक्षा लेखन को स्थापित करती रही। स्त्रीवादी समीक्षा ने इन भाषा स्तरों पर चली आती समीक्षा को गहरी चुनौती दी। इससे साहित्य में एक नई स्थिति पैदा हुई। ठीक है, अब देखिए अंत में इसके हम उत्तर संरचनावाद के निष्कर्ष की बात करें तो उसे देखिए कि उत्तर संरचनावाद आज के बौद्धिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्वर है। यूरोप में इसका गहरा प्रभाव है और भूमंडलीकरण के युग में यह भूमंडलीय अवधारणा बनता जा रहा है। उत्तर संरचनावाद उत्तर औद्योगिक युग की उपज है। यह संरचनावाद से आगे की अवधारणा है और उत्तर संरचनावाद उत्तर आधुनिक समय का उत्पाद है, जो विखंडन पर बल देता है। हिंदी में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। नई समीक्षा पर इसका गहरा प्रभाव है, फिर भी इसके व्यापक विमर्श और प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा उत्तर संरचनावाद के बारे में। तो ये हमारा खत्म होता है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद की क्या विशेषताएं हैं उनकी चर्चा की। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे मुझे पता चले कि इस वीडियो आपके मददगार साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।